गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप सभी को पता है इस समय हमारी प्लांट फिजियोलॉजी चल रही है और प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इस चैप्टर्स को हम लोग प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अभी तक हम लोग ने 2 लेक्चर्स लगाए थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट को समझा था और सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बताई थी। और वहीं पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हमारा सेकंड लेक्चर था, तो थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस को हम एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं। तो आज इसी की बात हम लोग करने वाले हैं और समझेंगे कि ग्लाइकोलिसिस को हम एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं और इसके साथ ही हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस को। तो आइए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और स्टेप बाय स्टेप उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलिसिस में हम करते क्या थे, आपको पता है सबसे पहले क्या थी, प्लांट सेल थी। प्लांट सेल्स के अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। ग्लूकोज को फिर हमने सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया था। सुक्रोज जब फॉर्म में यहाँ साइटोप्लाज्म में आया तो फिर हमने ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट किया इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से। अब ये साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आ गया तो इस ग्लूकोज का हम पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का जब आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख रहे थे तो वहां पर स्टार्टिंग हमने किससे किया था, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ग्लूकोज को फिर हम धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन हमने किया, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज किया, यस, और ऑक्सीडाइज करके फाइनली हमने पायरुविक एसिड बनाया। तो जब आप ये रिएक्शन देख रहे थे तो वहां पर कुछ आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी दिख रहे थे। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने ग्लूकोज को लिया और ग्लूकोज चूंकि 6 कार्बन कंपाउंड है तो हमने जब इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट किया, तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला था, अगर आपको याद हो, जिसका नाम था फास्फोग्लिसरेडिहाइड। और फास्फोग्लिसरेडिहाइड आपको पता है ये इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब फास्फोग्लिसरेडिहाइड ये कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी कन्वर्ट हो सकता है फास्फोग्लिसरेडिहाइड में, पहली बार। अब यहां पर क्या हुआ था कि इसके आगे हमने क्या किया था, इसके आगे हमने एक प्रोडक्ट यहां से लिया और रिएक्शंस को आगे बढ़ाया और फाइनली हमने ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड, जो कि कितना कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, हमने इसके 2 मॉलिक्यूल बनाए थे। इतना आपको याद होगा। जब पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए तो पायरुविक एसिड, अगर आपको पता है अगर प्लांट सेल्स के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये जो पायरुविक एसिड है इसका क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है, क्योंकि ये पायरुविक एसिड किसके अंदर एंट्री कर जाता है, ये एंट्री कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा तो यहां पर क्रेब साइकिल रन करेगी अगर प्लांट सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो। लेकिन क्रेब साइकिल रन करने के पहले आपको पता है ये पायरुविक एसिड का एसिटाइलेशन होता है और एसिटाइलेशन प्रोसेस में पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट कर देते हैं एसिटिल कोएंजाइम में। तो एसिटिल कोएंजाइम ए एक ऐसा कॉमन कंपाउंड है जिसके बिना आगे क्रेब साइकिल रन नहीं करती। तो फाइनल यहां पर देखिए जो एसिटिल कोएंजाइम है ब्रेक डाउन करके हम कहां से लाए हैं, इसको ग्लूकोज से लाए हैं। ग्लूकोज से फाइनली हमने एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया, लेकिन ग्लूकोज से हमने ग्लाइकोलिसिस में तो पायरुविक एसिड बनाया था, लेकिन जब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइलेशन प्रोसेस हुआ और एसिटिल कोएंजाइम ए मैंने बनाया, एसिटिल कोएंजाइम ए हमने बना लिया था। अब इसी एसिटिल कोएंजाइम ए जब बन जाता है तो फिर ये क्रेब साइकिल के अंदर एंट्री करता है, आपको पता है, और क्रेब साइकिल में फिर हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं NADH+H+, FADH+H+, और उनको फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाके वहां पर हम एटीपी बना लेते हैं। इतना आपको क्लियर है। लेकिन आप देखें कि यहां पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, अगर हम वो बात करें तो यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज को हमने क्या किया, तोड़ा, ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो एक तरीके की, यहां पर जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये कैसी है, ये कैटाबॉलिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की या मेटाबॉलिक रिएक्शन की, तो आपको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 तरीके की होती है, एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है कि चीजें बनती हैं, बनने का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट प्रोटीन है,
प्रोटीन किसका बना है? अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल का। तो अगर हमने प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ दिया तो ये रिएक्शन कैसी हुई? ये रिएक्शन हुई कैटाबॉलिक। फिर से मैं आपको बताता हूं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो आती हैं मेटाबॉलिक कैटेगरीज में, और वो रिएक्शन दो तरीके की हो सकती हैं। एक हो जाएगी एनाबॉलिक, ए फॉर एनाबॉलिक, और सी फॉर कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज जिससे बनी है, मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन किसका बना है? अमाइनो एसिड्स के बना हुआ है। तो अगर हम प्रोटीन को अमाइनो एसिड पे तोड़ देते हैं तो दिस रिएक्शन इज कैटाबॉलिक। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, कई अमाइनो एसिड्स को मिलके अगर फाइनल हम प्रोटीन बना देते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। और हमने यहां पर क्या किया है? ग्लूकोज को हमने तोड़ा है किसमें? पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में, क्योंकि पायरुविक एसिड कितना है हमारा? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो जो हमने ग्लूकोज को पायरुविक एसिड पे तोड़ा है ये कैसा रिएक्शन है? कैटाबॉलिक है। फिर आप देखिए पायरुविक एसिड से हमने एसिटिल को एंजाइम में बनाया, फिर एसिटिल को एंजाइम को हम क्रेब्स साइकिल में ले गए। तो क्या हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड के अंदर जो हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कैसी प्रोसेस है? ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन रुको, क्या ये सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस है? जरा इसको हम समझते हैं। क्योंकि कैटाबॉलिक प्रोसेस तो है, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या ये एनाबॉलिक है? क्या इसमें चीजें बनती भी हैं? इसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में जब तक ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हम क्या करेंगे? फाइनली हम पायरुविक एसिड बनाते रहेंगे। यस, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, आपको पता है दोनों में कॉमन होता है। अब ये ग्लाइकोलिसिस चूंकि कॉमन है तो ग्लूकोज से हम पायरुविक एसिड बना रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए तो पायरुविक एसिड से जब हम एसिटाइलेशन करते हैं किसका? पायरुविक एसिड का, तो हम एसिटिल को एंजाइम ए बनाते हैं। अब अगर सोचिए कि अगर ग्लूकोज आपकी बॉडी में कम हो जाए, मतलब ग्लूकोज आप लगातार कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, और अगर ग्लूकोज आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो भी तो क्रेब्स साइकिल में हमें एटीपी बनाना है, हमें एटीपी चाहिए, क्योंकि बिना एटीपी के हमारा काम चलेगा नहीं। तो होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जगह फिर क्या हो जाता है? वहां पर अगर वहां पर फैट है, फैटी रीजन में फैट है, तो हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी क्या करती है? जिसको फैट को हम क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। तो फैट को हम किस में तोड़ते हैं? हम फैट को तोड़ते हैं फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी बनाना है। तो हमने जब फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा तो ये प्रोसेस कैसी हो गई? ये प्रोसेस हो गई हमारी कैटाबॉलिक। आप देखो यहां पर ये जो आप फैटी एसिड देख रहे हो, इस फैटी एसिड से हम एसिटिल को एंजाइम ए बना सकते हैं। फिर से समझिए, और अगर ये एसिटिल को एंजाइम ए बन गया तो अब चूंकि एसिटाइलेशन प्रोसेस हो चुका है, एसिटिल को एंजाइम ए बन गया तो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा और लगातार हम यहां से एटीपी हमको मिलती रहेगी। बात क्लियर है? और अगर ये ग्लूकोज ना होता, तो अगर सिर्फ ग्लूकोज से ही हम एसिटिल को एंजाइम ए बना पाते तो क्या होता? फिर हमारे बॉडी में एटीपी का बनना ही रुक जाता। तो हमारी बॉडी में एक विशेष तरीके की चीजें होती हैं कि आप देखिए कि यहां पर जो फैट है, पहले फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटा और फिर फैटी एसिड से हमने क्या बना लिया? एसिटिल को एंजाइम ए बना लिया। लेकिन आप ये देखो कि ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन नहीं है। अगर हम फैटी एसिड से हमने एसिटिल को एंजाइम ए बनाया तो हमने बनाया ना, तो अगर हम इसको बना रहे हैं तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? एनाबॉलिक हो गई। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए बॉडी में, अगर फैट की जरूरत पड़ जाए तो एसिटिल को एंजाइम ए से हम फैटी एसिड भी बना सकते हैं। मतलब ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। मतलब फैटी एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए भी बन सकता है और एसिटिल को एंजाइम ए से फैटी एसिड भी बन सकता है। लेकिन फैट बनाने अब दूसरा जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लिसरॉल। अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि ग्लिसरॉल से हम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्लिसरॉल से फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना सकते हैं अगर हमें जरूरत है। और अगर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया तो फिर क्या होगा? ये फिर पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड का फिर एसिटाइलेशन होगा, एसिटिल को एंजाइम बनेगा और एसिटिल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगी और लगातार हमको एटीपी मिलती रहेगी। मतलब फैटी एसिड्स के ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, फैट के जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट है, चाहे फैटी एसिड हो या ग्लिसरॉल हो, उससे हम यहां पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं जिससे फाइनली हम क्रेब्स साइकिल में उसको एंट्री करा के एटीपी का फॉर्मेशन हम कर पा रहे हैं।
ये चीज क्लियर है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो ये क्या हो गई, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। और हम यहां पर फैटी एसिड से क्या बना रहे हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए बना रहे हैं, तो ये कैसी हो गई, एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। और अगर एसिटिल कोएंजाइम से हम फैटी एसिड फिर बना लेते हैं, अगर बना लेते हैं तो एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक दोनों चीजें आप देख पा रहे हैं। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, देखो फैटी एसिड पे क्या लगा हुआ है, फैटी एसिड, ए फॉर एसिड और ए फॉर एसिटिल कोएंजाइम में, इससे याद हो जाएगा। ग्लिसरॉल, जी फॉर ग्लिसरॉल और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जी फॉर ग्लिसरैल्डिहाइड, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब देखो आपने पहले कार्बोहाइड्रेट्स का यूज कर लिया, फिर आपने फैट का यूज कर लिया, अभी हमारा तीसरा है कौन सा, प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड्स का बना होता है। तो प्रोटीन को हम तोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज भी खत्म है, हमने फैट का यूज कर लिया है। लेकिन अगर हम इस स्थिति में आएंगे कि अब बॉडी के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन है सेल्स के अंदर, अगर उसको तोड़ेंगे तो बहुत खतरनाक प्रोसेस है। यस, इसमें फाइनली क्या हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अब प्रोटीन भी खत्म है, पहले ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो चुका है, फैट है नहीं, तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। लेकिन बॉडी अंत तक आपका साथ देती है। कैसे करती है, प्रोटीन को पहले हम अमीनो एसिड पे तोड़ते हैं और इस अमीनो एसिड से हम पायरुविक एसिड बना सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स का हम क्या कर लेते हैं, यहां पर डीएमिनेशन कर लेते हैं और डीएमिनेशन में अमीनो ग्रुप हटा देते हैं और जो बचता है उससे हम बना लेते हैं पायरुविक एसिड। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमीनो एसिड से हम पायरुविक एसिड बना सकते हैं, ठीक वैसे ही पायरुविक एसिड से हम अमीनो एसिड भी बना सकते हैं। मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है। तो यहां पर आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है इसमें चीजें बन भी रही हैं और बिगड़ भी रही हैं। ग्लूकोज को हम यहां तोड़ भी रहे हैं तो कैटाबॉलिक है, लिपिड को हम यहां तोड़ रहे हैं कैटाबॉलिक है, यहां पर हम प्रोटीन को तोड़ रहे हैं कैटाबॉलिक है। लेकिन जब हम इससे चीजें बना रहे हैं, अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड हम बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये एनाबॉलिक है। फैटी एसिड से हम एसिटिल कोएंजाइम ए बना रहे हैं, क्या है, एनाबॉलिक है। तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि यस, ग्लाइकोलिसिस इज एम्फीबॉलिक पाथवे, मतलब इसमें बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन आर इन्वॉल्व्ड, एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक। क्लियर बेटा। एक्चुअली जब हम फैट का यहां पर ऑक्सीडेशन करते हैं, आपको पता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा आगे मैं इसको और समराइज वे में आपको बताने वाला हूं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए अगर यहां पर समराइज वे में आप देखें तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल प्रोडक्ट एसिटिल कोएंजाइम में चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो ग्लाइकोलिसिस जो है कॉमन पाथवे है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। तो अगर एसिटिल कोएंजाइम ए हमको चाहिए तो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज। उसको हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस करते हैं, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनाते हैं और पायरुविक एसिड का जब हम एसिटाइजेशन करते हैं तो हमें एसिटिल कोएंजाइम ए मिल जाता है। क्लियर है बात। सेकंड, जब ग्लूकोज हमारा खत्म हो गया तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फैट। तो फैट का जब हम बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। और तीसरा रास्ता क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट भी यूज हो गया, फैट भी यूज हो गया, तो अब हम किसका यूज करेंगे, प्रोटीन का करेंगे। प्रोटीन की जो प्रोटीन बना है किसका, अमीनो एसिड्स का। तो अमीनो एसिड्स का हम क्या कर देंगे, डीएमिनेशन कर देंगे और डीएमिनेशन प्रोसेस के बाद जो बचेगा उससे हम क्या बना लेंगे, एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेंगे। अब एसिटिल कोएंजाइम ए के पास अगर बन जाता है तो अब आपको पता है यहां पर अब जो रिएक्शन आगे होगी वो कैसी होगी, एरोबिक होगी। और अगर एसिटिल कोएंजाइम ए हो गया, क्योंकि आपको पता है जो एसिटाइलेशन प्रोसेस से हमने जो एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया है ना, ये लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच में। अब क्या होगा, अब यहां पर हम क्रेब साइकिल में ये एसिटिल कोएंजाइम में एंट्री कर जाओगे और क्रेब साइकिल रन करेगी। फिर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे और इसी का क्रेब साइकिल में हम NADH प्लस H प्लस के 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे, FADH2 के 1 मॉलिक्यूल बना लेंगे और एक ATP डायरेक्ट बना लेंगे। और फिर इनको हम क्या करेंगे, NADH प्लस H प्लस और FADH2 को क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाएंगे और फाइनली वहां पर हम वो ATP बना लेंगे जिसकी हमें रिक्वायर्ड है। तो फाइनल अगर समराइज वे में आप देख पा रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जो एसिटिल कोएंजाइम है वो कॉमन प्रोडक्ट है किसके लिए, चाहे बात कार्बोहाइड्रेट की हो, फैट की हो या प्रोटीन की हो। आई होप आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस।
क्या होता है जरा इसको समझते हैं। भाई रेस्पिरेशन में आप गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं और CO2 निकालते हैं। ऑक्सीजन का इनपुट है और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट है। तो आरक्यू कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन क्वोशेंट्स को हम लगभग क्या बोलते हैं कि जो हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन का इनपुट करा रहे हैं। तो इसका क्या है, इसका ये रेशियो है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या है, ये रेशियो है क्या, हमारा आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। कैसे, जरा इसको समझिए। देखिए सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट्स के डेफिनेशंस की बात करें तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में आएंगी। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट अगर ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन कैसा है, एरोबिक है, मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपको पता है कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। भाई रेस्पिरेशन का मैंने मतलब क्या बताया कि आरक्यू जो होता है कि हमने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करी और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज किया, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन क्वोशेंट। रेस्पिरेशन में यही तो करते हैं। तो डिफिनीशन क्या क्या कहती है कि जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल रही है, इवाल्व कितनी हो रही है और कितनी ऑक्सीजन हमने कंज्यूम किया है, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसी के रेशियो को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, या जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरक्यू, और रेस्पिरेटरी रेशियो। क्लियर है बेटा। अब अगर हम बात करें कि जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है, ये इस बात पे डिपेंड्स करता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैसा है। जैसे भी ग्लाइकोलिसिस में आप देख रहे थे, वहां पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है। तो अब हम ग्लूकोज से अगर फाइनली हम एटीपी बना रहे हैं तो कितना हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, उसी का तो रेशियो आरक्यू है। क्लियर है मेरी बात। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है कि आरक्यू ग्लूकोज का अलग होगा, आरक्यू फैट का अलग होगा, आरक्यू प्रोटीन का भी अलग होगा। यस, और तीनों की वैल्यू पूछी जाती है और तीनों की तीनों वैल्यू आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जरा इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें फाइनल कार्बोहाइड्रेट्स के आरक्यू की, तो इसकी जो वैल्यू आपके एनसीईआरटी में दी गई है 1, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो इसकी आरक्यू क्या हो जाएगी, 1। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझाऊंगा, यहां पर सिर्फ आपको वैल्यू बता देता हूं। तो कार्बोहाइड्रेट की जो आरक्यू होती है वो होती है 1, फैट का जो होता है वो होता है 0.7, यहां पर ट्राइपल मीटिंग के बारे में दिया हुआ है, उसी का यहाँ पर आरक्यू बताया गया है जो आपकी एनसीईआरटी है, और जो प्रोटीन है उसका आरक्यू होता है 0.9। तो अगर हम बात करें ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपका नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दे देगा ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट में आपको गिरता मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। तो यहाँ पर आरक्यू सबसे ज्यादा किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, इससे कम किसका है, प्रोटीन का, और इससे कम किसका है, फैट का। यस। फाइनली अगर हम बात करें, आप देखो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हमेशा एक से ज्यादा होते हैं। जैसे ग्लूकोज आपने देखा, ग्लूकोज के अलावा फैट भी हो सकता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और आपका प्रोटीन भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कभी भी प्योर प्रोटीन या प्योर फैट्स कभी भी नेवर यूज होते हैं, कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कभी भी यूज नहीं होते, कभी भी प्योर फॉर्म इसका यूज नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर हमने किस तरीके से आरक्यू कार्बोहाइड्रेट का 1 निकाला, कैसे फैट का 0.7 निकाला और प्रोटीन का 0.9 कैसे हुआ, जरा इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आरक्यू की डेफिनेशन क्या कहती है। आरक्यू की डेफिनेशन कहती है कि कितना आपने किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को कंज्यूम कराया है और उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवाल्व हो रही है, इसी को रेशियो को हम बोलते हैं आरक्यू या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। अब जरा हम बात कर लेते हैं 3 प्रोडक्ट्स की। कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। सबसे पहला हम केस देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट का अगर आप केस देखोगे तो आपको ये रिएक्शन मिलेगा जो लिखी हुई है। यहां पर हमने ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं 2,6,H12O6 और इसमें अगर हम 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को हम इंटर कराते हैं तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है, वाटर के 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं और एनर्जी मिलती है।
मतलब यहां पर देखिए आपने 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एंटर कराया और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को आपने एंट्री कराई, इसीलिए रेस्पिरेटरी क्वेशेंट इसका क्या हो जाता है, इसीलिए तो रेस्पिरेटरी क्वेशेंट इसका 1 हो जाता है, क्योंकि जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमने लगाए उसको हमने नीचे लिख दिया और जितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकले उसको हमने ऊपर लिख दिया। तो ऑक्सीजन से CO2 कट गया और 6 से 6 कट गया, तो क्या आ गया 1। क्लियर है, क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो आरक्यू कितना हो गया कार्बोहाइड्रेट का 1। ठीक वैसे अगर हम बात करें फैट का किस तरीके से निकालेंगे, तो फैट का जो आपका दिया हुआ है, जो रिएक्शन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, वो दिया है C51H98O6 प्लस 145 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये इवॉल्व करते हैं 102 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 98 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और एनर्जी। अब यहां पर देखो कि यहां पर ऑक्सीजन के कितने 145 और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के 102। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा क्या कि जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, अब यहां पर हमने 102 कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर लिख दिया जो इवॉल्व हुए और 145 लिख दिया ऑक्सीजन के नीचे, ठीक है। तो जब हम 145 से 102 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.7 आएगा, इसीलिए फैट की वैल्यू क्या हो गई 0.7 आ गई। ठीक वैसे ही प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का भी आरक्यू कितना होता है 0.9 होता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर कितना होता है 0.9 होता है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने आरक्यू सबको समझ लिए। अब बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, इन सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर और आने वाले लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए 3 रास्ते हैं। वो 3 रास्ते कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रास्ता तो ये है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया, इसके थ्रू आप जुड़ जाइए। दूसरा रास्ता यह है कि टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड करिए और यहाँ पर हमारा चैनल है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू जुड़ जाइए। और तीसरा सबसे बेहतरीन रास्ता यह है कि अगर ये अभी भी इस समय आप अगर मेरा लेक्चर्स आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी तुरंत आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इस मोबाइल नंबर पे आप फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करा सकते हैं। तो इस तरीके से सेशन को माय डियर स्टूडेंट हम लोग क्लोज करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप नेक्स्ट लेक्चर कैसा देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।